हम जो टॉपिक जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो एशियंट हिस्ट्री का एक दूसरा सेकंड इरा जो स्टार्ट होती है। इससे पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर बात की थी। उसके बाद जो आज हम बात करेंगे उसका नाम है आपका वैदिक एज। वैदिक एज, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, वैदिक इरा के ऊपर बात करेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी बहुत सारे कल मेरे से क्वेश्चन पुट हो रहा था कि 1700 से, क्योंकि 1700 में डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और स्टार्ट होता है वैदिक इरा का स्टार्ट था, तो इसलिए हम लोग उसको 1700 से मान के चलते हैं। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें तो वैदिक काल को जो माना गया है वो 1500 से लेकर 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के जो टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज द वैदिक एज। बेसिकली यहाँ से अच्छी तरीके से काम करना शुरू हो गया था वैदिक एरा का, वेद लिखना शुरू हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वैदिक एरा वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वैदिक एज के स्टार्ट की हम लोग बात करें तो बेसिकली जो वैदिक एज स्टार्ट होता है वो आर्यन के इन्वेड से होता है। इन्वेंशन ऑफ आर्यन, किनके इन्वेंशन से? आर्यन। आर्यन के इन्वेंशन से होते हैं। तो आर्यन जो की जो इन्वेंशन थी उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दे रखी हैं, जो अलग अलग थ्योरीज हैं इसके ऊपर काम करती हैं वैदिक आर्यंस की। तो जो मेन थ्योरीज हैं हम जो आपको पेपर के अंदर पूछी जाती है, एक थ्योरी दे रखी है मैक्स मुलर। एक थ्योरी है मैक्स मुलर की जो बोलता है कि जो आर्यंस थे वो कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, कैस्पियन सी, कहां से? कैस्पियन सी से आए थे। ठीक है, तो आर्यन के ऊपर जो थ्योरी दे रखी है, जो पहली थ्योरी दे रखी है वो मैक्स मुलर की थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पूछी जाती है पेपर के अंदर। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग उससे थ्योरीज आई है, लेकिन जो मेन आपको पेपर में पूछी जाती है उसमें एक इंपॉर्टेंट है एचपी के लिए मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने थ्योरी दी थी सेंट्रल एशिया से कि आर्यन कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, कैस्पियन सी से। कहां से आए थे? कैस्पियन सी से आए थे, सेंट्रल एशिया से लोग इन्वेड हुए थे। वे मैक्स मुलर की थ्योरी है। दूसरी एक थ्योरी दी है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दी है? बाल गंगाधर तिलक। सभी जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, मराठा केसरी न्यूज़पेपर चलाए थे इन्होंने। गर्म दल के नेता हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य के नाम से फेमस थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था कि जो आपके ये आर्यंस आए वो कहां से आया? आर्कटिक ओशन से। कहां से आए आपके? ये आर्कटिक रीजन से आए हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जो बात करती है कि आर्यन से, आर्यन का मतलब होता है नोवेल। क्या मतलब होता है? नोवेल या सुपीरियर। ठीक है, तो आर्यन का टर्म जो थी उसका मतलब होता है नोवेल और सुपीरियर। और इनका जो इन्वेंशन थी इन्होंने कहा जाता था कि ये कहां से आया? सेंट्रल एशिया से आया था। सेंट्रल एशिया मतलब यूरेशिया भी कहा जाता था। यूरोप और एशिया का जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे दोनों मिक्स मिलते हैं, कैस्पियन सी वहां पे है। तो वहां पे क्या हुआ था, वहां से इन लोगों ने इन्वेड किया था, इंडिया की तरफ मूव किया था और यहाँ पे इंडिया में आए थे। और दूसरी थ्योरी दे रखी है बाल गंगाधर तिलक ने, ये बोलते हैं जो आयरन थे वो इन्वेड कहां से हुए थे? वो आर्कटिक ओशन रीजन से जो थे वहां से इन्वेंशन हुई थी इंडिया के अंदर। तो ये दो थ्योरीज मेन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब इंडिया के अंदर इन्वेड हुए तो बेसिकली शायद लिख लिया होगा सभी ने। ठीक है, तो जब इंडिया के अंदर इन्वेड हुए तो दो लोगों के हमने बात की, कहां पे? मैक्स मुलर और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने बोला कहां से? सेंट्रल एशिया, और इन्होंने बोला आर्कटिक रीजन से। ठीक है, तो दो जगह से इन्वेड किए। और ये लोग कौन से बोलते थे? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। और दूसरी जो है इनको क्या जाता है? इंडो आर्यन एज या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। कौन सी भाषा बोलते थे ये लोग? इंडो यूरोपियन और इंडो आर्यन, जिसे हम बोलते हैं संस्कृत। ठीक है, तो कौन सी भाषा बोलते थे ये लोग? ये बोलते थे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज और इंडो आर्यन, और इसे हम बोलते हैं संस्कृत।
ठीक है, जो आज की संस्कृत भाषा थी, इसे किस भाषा से निकल के आई है, किस भाषा का मेल आई है, दैट इज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। लाइक हम लोग भाषिक मात्र बोलते हैं तो मदर वो वाली हम बोलते हैं ना, पितर फादर जो, तो बेसिकली भ्राता ब्रदर, तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो जो लैंग्वेज थी वो कहाँ से आई थी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से कौन सी भाषा, जिसे हम संस्कृत बोलते हैं, उस भाषा का ज्ञान हुआ था, वो भाषा का इस्तेमाल करते थे वो लोग, संस्कृत भाषा का, जिसे हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस भाषा का ये लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, ये भाषा वो वहां पे बोली जाती थी, इंडो यूरोपियन जो अब इंडिया के अंदर आए। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के अंदर जो यूज करते थे। ठीक है, और तीसरी चीज, जब ये लोग यहाँ पे आना शुरू हुए, कहाँ पे, इंडिया के अंदर आए, तो ये जो रहते थे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इंडिया के अंदर इन्वेड हुए, इंडिया के अंदर ये आए, तो इनके जो रहने की जगह थी वो सप्त सिंधु कहा जाता था, सप्ता सिंधु, सप्ता सिंधु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कहां पे, जो शुरुआती दिनों में, जो प्री वैदिक एरा के अंदर, जो वेदों में, ऋग्वेद में बताया गया है कि उनकी जो लैंड थी, जो आर्यंस की लैंड थी, जहां वो रहना शुरू हुए थे, उसे क्या कहा जाता था, सप्ता सिंधु। सप्ता सिंधु मतलब सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स थी उनके आसपास रहते थे। मतलब नॉर्दर्न जो पार्ट था, जो हम लोगों ने उस दिन कल भी बात की थी, जो नॉर्दर्न पार्ट था, वहां पे लोग क्या करते थे, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट के ऊपर ये इन्वेड करते थे, वहां पे रहते थे। सप्ता सिंधु का मतलब 7 नदियां, सभी को पता है। ठीक है, इसलिए कई बार एचएस की बात करूं या हिमाचल की बात करूं तो वैदिक नाम पूछे जाते हैं नदियों के। ठीक है, लाइक सिंधु, ठीक है, बितास्ता, झेलम। ठीक है, कौन कौन सी नदियां थी इसकी, एक तो सिंधु खुद थी, सिंधु खुद थी, दूसरी बितास्ता, बितास्ता, ठीक है, जिसको हम झेलम भी कहा जाता है आज के टाइम में, झेलम। दूसरा अस्किनी, कौन सी, किनी, अस्किनी आपको पता है, दैट इज नोन एज द, कौन सी है, चंद्रभागा या चिनाब। ठीक है, अस्किनी किसे का वैदिक नाम, चिनाब का क्या है, अस्किनी। तो बितास्ता दे झेलम, अस्किनी आपकी उसको चिनाब। उसके बाद पुरुषनी, पुरुषनी, पुरुषनी मतलब रावी, पुरुषनी कौन सी थी, रावी। ठीक है, उसके बाद विपासा, विपासा, विपासा मतलब व्यास, विपासा मतलब व्यास। उसके बाद सतुद्री, सतुद्री, सतुद्री का मतलब था सतलुज। ठीक है, तो 7 नदियां थी, सिंधु, बितास्ता, अस्किनी, पुरुषनी, विपासा, सतुद्री एंड सरस्वती। 7वीं नदी कौन सी थी, सरस्वती। मतलब ये हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान वाला एरिया जो था, जो हमारा प्री हड़प्पन एज थी, जहां पे हमारा हड़प्पा की वो पाई गई है, उसके जो आसपास की जो नदियां थी, इनका जो वास था, जो स्टार्टिंग में जो आर्यंस का जो रहे थे, वो कहां पे रहे थे, इस 7 नदियों के किनारे ही इनका रहने का ठिकाना था। ठीक है, तो सप्त सिंधु इन्हें कहा जाता है, सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु के आसपास का जो एरिया था, यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, वास करते थे। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सप्त सिंधु। वन इज द बितास्ता, झेलम, अस्किनी आपकी कौन सी है, अस्किनी आपकी चिनाब, उसके बाद पुरुषनी रावी, विपासा व्यास, सतुद्री आपकी सतलुज एंड सरस्वती। तो ये 7 नदियां थी जिन्हें सप्त सिंधु कहा जाता है। ये बेसिकली ऋग्वेद, कहां पे लिखा गया है इसके बारे में, ऋग्वेद। कहां पे लिखा गया है, ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है कि सप्त सिंधु के जो स्टार्टिंग आ रहे हैं, प्री है ना, इसे बोलते हैं कि प्री क्या कहते हैं उसको, वैदिक काल एंड पोस्ट वैदिक काल, है ना। तो इसके बारे में हम लोग उत्तर वैदिक काल और पहले का जो वैदिक काल था उसके ऊपर लिखा गया ये। ठीक है, तो कहां पे लिखा गया कि जो आर्यन स्टार्टिंग में आए थे वो कहां पे रह रहे थे, वो सप्त सिंधु मतलब ये 7 नदियों के किनारे रहते थे। और इसका वर्णन कहां पे मिलता है, हमें ऋग्वेद के किनारे मिलता है। बाद में फिर वो मूव होते हैं, जब पोस्ट वैदिक काल आता है या उत्तर वैदिक काल आता है, तो वो मूव होते हैं कहां से, सप्त सिंधु से गंगा और यमुना की तरफ। ठीक है, मतलब आपकी उत्तराखंड, यूपी, उस तरफ क्या करते हैं, वो मूव करते हैं बाद में, उत्तर वैदिक काल में। प्री वैदिक काल में वो कहां पे थे, यहां पे थे ये लोग। ठीक है, तो अब तीसरी चीज जो थी, ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एंटर कहां से हुए थे। ठीक है, एंटर मतलब
इनकी जो एंट्री पॉइंट थी वो कहां से एंटर किए गए थे ये, तो ये बेसिकली हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान, पता है अफगानिस्तान में हिंदू कुश एक पर्वत है, वहां पे एक पास है इसका नाम है खाइबर पास। ठीक है, तो इन कहा जाता है कि जो लोग एंटर हुए थे वो हिंदू कुश पर्वत के पास जो खाइबर पास है वहां से इंडिया में एंटर हुए थे। ठीक है, वहां से क्या हुए थे, आपके इंडिया में एंटर हुए थे, अफगानिस्तान से एंटर हुए, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया वाले हिस्से पे इन्होंने अपना रहन बसेरा शुरू किया था। ठीक है, जब हिंदू कुश पर्वत से यहां पे एक टर्म आ रही है हिंदू, एक टर्म आ रही है हिंदू, ये याद रखना क्वेश्चन राइज होता है कि सबसे पहले ये जो टर्म यूज किसने की थी, हिंदू टर्म किसने यूज की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए कि सबसे पहले जो टर्म हिंदू थी वो किन्होंने यूज की थी ना, तो टर्म हिंदू किन्होंने यूज की थी, तो जो हिंदू टर्म थी, हिंदू टर्म दैट इज यूज्ड बाय अरब। अरब ने, जो अरब्स थे उन्होंने सबसे पहले जो टर्म थी हिंदू टर्म जो वो यूज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए, यूपीएससी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और आप लोगों के लिए जनरल में बता दूं, सबसे पहले जो टर्म थी हिंदू वो किन्होंने यूज की थी, अरब। ठीक है ना, अदरवाइज ये आर्यंस के नाम से थे, जो जितना वैदिक मिलता है वो आर्यन कहा जाता था, नहीं आर्यंस ये लोग यहाँ पे बास करने के लिए आए थे। ठीक है, अब इतनी सब चीजें, ये तो था इन्वेंशन ऑफ आर्यन इन द इंडिया, कि किस तरीके से आए, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे, कौन सी लैंग्वेज दे यूज्ड, कहाँ पे वो रहते थे, किस एरिया के अंदर रहते थे। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम डिस्कस करते हैं तो एक चीज बेसिकली क्या होता है कि ये वैदिक काल है, इस वैदिक काल का जो हमें मैक्सिमम चीजें मिलती हैं वो लिटरेचर से मिलती हैं। वैदिक एज का हमारे पास क्या है, लिटरेचर पड़ा हुआ है, तो जो वैदिक काल है वो हमें कहां से मिलती है, लिटरेचर से। ठीक है, तो लिटरेचर सबसे इंपॉर्टेंट है वेदों का, जहां से हमें वैदिक उसके बारे में, क्योंकि इसके हमारे लिखित प्रमाण है, किसके, वेदों के हमारे पास लिखित प्रमाण है, और बेसिकली जो वैदिक एरा उसके बारे में हमें सारे का सारा जो पता लगता है वो लिटरेचर से मैक्सिमम पता लग जाता है कि कहाँ पे रह रहे थे, कैसे रहते थे, उनकी इकोनॉमी किस तरीके से वो काम करते थे, तो वो सब चीजें कहाँ से पता लग जाती थी हमें, जो वेदों में लिखी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास लिटरेचर है, तो जब हम वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं, वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह का लिटरेचर है वैदिक का। कितने तरह का लिटरेचर है, दो तरह का लिटरेचर है, वन इज श्रुति एंड द सेकंड वन इज द स्मृति। श्रुति एंड स्मृति दो तरीके का हमारा पास क्या है, लिटरेचर है। श्रुति मतलब जो सुनाया गया, उसको भगवान कहा जाता है कि जो भगवान थे, जो गॉड थे, उनके द्वारा सुनाया गया और उनको फिर क्या किया गया, एक बुक्स के अंदर लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्मृतियां मतलब जो ये इनकी यादें, इनको पढ़ा हुआ, बाद में इनको जो गुरु थे उन्होंने इन वेदों को पढ़ा, अपने शिष्यों को बताया और उन्होंने बाद में क्या लिखा, वो किताबें लिखी, दैट इज नोन एज द स्मृति। ठीक है, तो दो चीजें, एक श्रुति मतलब सुना गया, ये बर्बल होते थे सारे, बाद में इसको ऋषियों के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और स्मृति क्या होता है कि जो वेद है, इन्हीं वेदों को क्या किया, पढ़ा गया, और इन वेदों के ऊपर जो चीजें थी वो निकल के आई, उसके बाद उनको क्या किया गया, इसमें स्मृतियों में डाला गया। तो इन जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, श्रुति और स्मृतियों के पास जो अलग अलग चीजें हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। श्रुतियों के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, एक तो वेद। ठीक है, सबसे पहले क्या आते हैं हमारे पास, वेद। श्रुति जो है वेद। ठीक है, दूसरा ब्रह्मास, ब्राह्मणास, तीसरा आपका अरण्यास, अरण्यास। ठीक है, चौथा उपनिषद। ठीक है, तो हमारे ये चार श्रुतियां हैं। इनपर श्रुतियां कौन कौन सी हैं, ये हमारी चार श्रुतियां, वन इज वेद, सेकंड ब्राह्मण्स, तीसरा अरण्यास, ठीक है, चौथा उपनिषद। ठीक है, तो ये चार वेद है, चार श्रुतियां हैं जो आपको हमें जहां मिलती हैं, जिसके बारे में हमें पता लगता है। दूसरी आपकी स्मृति, इसे हम बोलते हैं कौन कौन सी। ठीक है, जो श्रुति है आपकी, इसकी हम स्मृति की बात, दैट इज वेदांग, वेदांग। ठीक है, उसके बाद जो श्रुतियों की हम लोग बात करते हैं, वेदांग की बात करते हैं, उसके बाद वेदांश है, उसके बाद षट है, षट। ठीक है, उसके बाद
आपके उपवेद है, षड के बाद उपवेद है, एंड द लास्ट वन इज द एपिक। ठीक है, तो ये क्या हमारी स्मृतियां, स्मृतियों के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, दैट इज वेदांग। ठीक है, वेदांग, इन्हें षट दर्शन भी कहा जाता है, षट दर्शन। ठीक है, तो स्मृतियों के अंदर क्या है, वेदांग्स, षट दर्शन, उपवेद और एपिक्स। तो ये चार चीजें क्या हमारी जो स्मृतियों के अंदर है। स्मृति मतलब जो आप लोगों ने ये पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इनको बाद में जाके लिखा, उनको देख देख के उनकी जो यादें थी ऋषियों ने उनको बताया, और जो नीचे बैठते थे उनको उन्होंने चीजों को कवर किया। दैट इज नोन एज द स्मृतियां। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, वन इज द श्रुति एंड सेकंड वन इज द स्मृति, की दो लिटरेचर हमारे पास जिनके बारे में हमें पता लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेद की। सभी को बता, देयर इज 4 वेद। कितने वेद है, 4 वेद। इन सभी में मंत्र होते थे। वेदों में क्या है, मंत्र मतलब श्लोक थे, हाइम्स हुआ करती थी, श्लोक हुआ करते थे, मंत्र हुआ करते थे वेदों के अंदर। तो 4 वेद थे, ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद आपके, 4 वेद है। ठीक है, तो फिर 4 वेद कौन कौन से थे, ऋग्वेद, उसके बाद आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसे हम बोलते हैं प्री वैदिक एरा। जो ये कब लिखा गया था, प्री वैदिक एरा में लिखा गया है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों कब लिखे गए हैं, पोस्ट वैदिक एरा में। कब लिखे गए हैं, ये लिखा गया था प्री वैदिक एरा में। ऋग्वेद कब लिखे गए, प्री वैदिक एरा में। प्री वैदिक एरा जो आपकी थी, प्री वैदिक एरा जो थी वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक थी, और जो पोस्ट वैदिक एरा थी वो आपकी 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक थी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। तो ये कब लिखे गए थे, आपके इस एरा के अंदर लिखे गए थे, पोस्ट वैदिक एरा के अंदर। ठीक है, ऋग्वेद जो था इसमें श्लोक है। ऋग्वेद के अंदर 1028 हाइम्स हैं, श्लोक हैं। ऋग्वेद के अंदर कितने श्लोक हैं, 1028 श्लोक हैं, और 10 मंडल। ठीक है, कितने मंडल है, 10 मंडल का मतलब बुक्स। कितनी, 10 बुक में डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, तो जो ये आपके 1028 श्लोकों को 10 मंडलों में डिवाइड किया गया, 10 बुक्स हैं, इनको जोड़ के एक पूरे का बहुत बड़ा ग्रंथ बनाए जिसे हम बोलते हैं ऋग्वेद। ठीक है, डिफरेंट लिखियों ने। इसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है कि किस लेडी के द्वारा जो ऋग्वेद के अंदर जो है वो श्लोक लिखे गए हैं या मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, तो उस लेडी का याद रखना। जो लेडी थी उसका नाम था वुमेन। जो वुमेन, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि श्लोकों के अंदर जो ऋग्वेद है उसके अंदर जो लेडी, लोपामुद्रा इज द इंपॉर्टेंट लेडी। ये क्वेश्चन पेपर आता है कि ऋग्वेद के अंदर कौन सी लेडी जिसने श्लोक लिखे हैं जो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र, पता ना आपको, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो लोपामुद्रा जो था लेडी का नाम, लेडी का नाम था, मतलब इस चीज से पता लगता कि जो लेडीज थी उसको इंपॉर्टेंस थी उस वेद के अंदर, उस ऋग्वेद के अंदर इंपॉर्टेंस थी किसको, लेडीज को। तो लोपामुद्रा का नाम याद रखना। इसने जो है वो ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे श्लोक जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, दूसरा थे आपका सामवेद, ये म्यूजिक था। ठीक है, बेसिकली क्या था, जो ऋग्वेद के अंदर श्लोक है उनको जब गायन को किस तरीके से गाया जाए, उस गायन की रचना कहाँ से मिलती है, हम सामवेद से मिलती है। यजुर्वेद ये सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड था, राजा किस तरीके से राजशाही चलाता था, सैक्रिफाइसेस होते थे, उससे रिलेटेड कौन सा था, ये यजुर्वेद था, जिसमें बहुत सारे यज्ञों की बात होगी, हम लोग बात करेंगे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूया यज्ञ, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे राजसूया यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो करवाते थे, तो वो कहाँ पे, उसकी सैक्रिफाइसेस कहाँ पे होती थी, आपकी यजुर्वेद। ठीक है, और लास्ट वन था अथर्ववेद। अथर्ववेद जो बेसिकली वो आयुर्वेदिक से रिलेटेड है, चार्म्स और स्पेल्स वगैरह से रिलेटेड है, मतलब काला जादू, जादू टोना, जो सारे के सारा किसके अंदर है, आपकी जो मेडिकल सारी की सारी है वो किसके अंदर है, आपकी अथर्ववेद। तो ये तो कब तीनों जो तीनों लिखे गए हैं वो कब लिखे गए हैं, आपके पोस्ट वैदिक इरा के अंदर लिखे गए हैं। कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद 4 थे। उसके बाद हम ब्राह्मण की बात करते हैं। ब्राह्मण बेसिकली होता क्या, ब्राह्मण क्या थे कि जो वेद थे वो सारे के सारे श्लोक थे, उनको समझना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो उनको आसान करने के लिए फिर क्या लिखे गए, ब्राह्मण्स लिखे गए। श्लोकों को क्या करने के लिए, आसान करने के लिए क्या लिखे गए, ब्राह्मण्स लिखे गए, जहां पे उनका अर्थ लिखा होता था। ब्राह्मण्स में क्या था, जो वेदों के अंदर श्लोक लिखे हैं उनका अर्थ जो हम बात करते हैं
उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राह्मण्स बोलते हैं। ठीक है। अरण्याक्स का जो होते हैं, अरण्या का मतलब अरण्य का मतलब होता है जंगल, कि जंगल के अंदर जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसे हम अरण्यास बोलते थे, वो भी लिखे गए हैं। उसके बाद उपनिषद, उपनिषद क्या का मतलब क्या होता था, उपनिषद बेसिकली जो इसकी वेद है, इनको स्टोरी फॉर्म में लोगों को इजीली समझाने के लिए बनाया गया उपनिषद। ये आपके 108 उपनिषद है। कितने उपनिषद है, 108, 108 उपनिषद है। और इन 108 उपनिषदों में से सबसे जो आपको याद रखने वाला है उसका नाम है मुंडूक उपनिषद। कौन सा, मुंडूक उपनिषद। इसको याद रखना इसलिए जरूरी है मुंडूक उपनिषद को, क्योंकि यहां से हम लोगों ने एक चीज ली है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। मुंडूक उपनिषद से क्या ले रखा हम लोगों ने, मुंडूक उपनिषद से हम लोगों ने ले रखा है सत्यमेव जयते। यहां से क्या ले रखा हम लोगों ने, सत्यमेव जयते। ठीक है, जयते। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए कि उपनिषद कौन से उपनिषद, मुंडूक उपनिषद से हम लोगों ने क्या ले रखा है, वो सत्यमेव जयते का जो एक हमारा सिंबल है, लोगो है इंडिया का। ठीक है, सत्यमेव हमारा क्या है, एम्बलम लिखा होता है ना, एम्बलम के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो वो सत्यमेव जयते के जो है वो कहां से ले रखा हम लोगों ने, मुंडूक उपनिषद से ले रखा है। ठीक है बस, तो यहां तक ये चीजें समझाई, श्रुति समझाई होंगी, वेद, ब्राह्मण्स, अरण्याक्स, ठीक है, अरण्यास, और उसके बाद उपनिषद। उसके बाद स्मृतियों की बात करते हैं। स्मृतियों की जब हम लोग बात करें, स्मृतियों में वेद, वेदांग क्या है, ये वेदों का ही एक उपअंग है। ठीक है, वेदों से ही हम लोगों ने क्या किया है, जो वेदांग है वो कहां से किया हम लोगों ने, ठीक है, यही वेदों से हम लोगों ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया है। कहां पे, यहाँ पे ये 6 वेदांग है। कितने वेदांग आपके, 6। ठीक है, कितने वेदांग है, 6 वेदांग है आपके। तो इसके ऊपर जैसे आप मतलब सिंपल सी बात, वेदांग का मतलब होता है कि हम वेदों को कैसे समझे, क्योंकि वेदों को समझना मुश्किल है। ठीक है, उनको संस्कृत लिखी हुई है या बहुत सारी चीजें ऐसी उनको समझा नहीं जा सकता। तो वेदांग बाद में लिखे गए थे, जिसके अंदर क्या है, इसकी ग्रामर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके लिटरेचर को किस तरीके से समझा जाए, व्याकरण किस तरीके से होती है। ठीक है, उसके बाद इसको किस तरीके से, बस मतलब इसको समझने का कि वेदों को किस तरीके से समझे, उसकी व्याकरण वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, वेदांग मिलते हैं। उसके बाद षड दर्शन, षड दर्शन जो है वो 6 है। षड दर्शन का मतलब होता है, ये कितने षड दर्शन, हमारे 6। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, षड दर्शन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला। षड दर्शन कितने हैं, 6 षड दर्शन है हमारे। ठीक है, कितने दर्शन हमारे, 6 षड दर्शन कितने हैं, 6 षड दर्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। दर्शन मतलब वेदों में हमें मोक्ष की प्राप्ति की, साल्वेशन की प्राप्ति की बात की है ना। वेद को हमें क्या बोलते हैं कि आदमी को किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली जो षड दर्शन है वो इसी की बात करता है कि जो वेद बताते हैं उसमें हम किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसकी डिफरेंट थ्योरीज है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने आप को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो मोक्ष प्राप्ति की हम बात करते हैं वो षड दर्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो षड दर्शन के अंदर जो बात करते हैं तो इसके अंदर 6 दर्शन की बात करते हैं। ठीक है, कितने दर्शन की बात करते हैं, 6 दर्शन की बात करते हैं, जिसमें ये लिख लेना सारे के सारे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, शायद इस तरह का हो गया होगा सारे का सारा। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। ठीक है, यहां पे बात करेंगे हम लोग षड दर्शन की। षड दर्शन की मैं बात करूं, मैंने बताया कि 6 दर्शन है हमारे। कितने दर्शन है, 6 दर्शन है। सबसे पहला दर्शन है विशेषिका। विशेषिका, विशेषिका। ठीक है, विशेषिका दर्शन ये लिखा गया है ऋषि कन्नडा के द्वारा। ऋषि कन्नड़ किसके द्वारा लिखा गया है, ऋषि कन्नड़। ठीक है, ऋषि कन्नड़ के द्वारा ये लिखा गया है। ऋषि कन्नड़ के द्वारा जो आपका दर्शन, विशेषिका दर्शन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिखना, क्योंकि जनरल क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है कि दर्शन किसने लिखा है। ठीक है, तो विशेषिका दर्शन किसने लिखा है, डैडी ऋषि कन्नड़। ऋषि कन्नड़ के द्वारा कौन सा दर्शन लिखा गया है,
विशेषिका दर्शन। ठीक है, सेकंड वन वो कौन सा था आपका, सेकंड दर्शन दैट इज नोन एज द न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, पेपर के अंदर पूछा गया है। ये लिखा है ऋषि गौतम। ऋषि गौतम के द्वारा जो दर्शन लिखा गया है उस दर्शन का नाम है न्याय दर्शन। कि न्याय करने से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो न्याय दर्शन याद रखना, न्याय दर्शन किसके द्वारा, ऋषि गौतम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद योगा दर्शन। योगा से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वो दिया था महर्षि पतंजलि। किसने, महर्षि पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि के द्वारा जो दिया गया है दर्शन वो कौन सा है आपका, योगा दर्शन। तो कितने हो गए, एक पहला विशेषिका ऋषि कन्नट, सेकंड न्याय दर्शन ऋषि गौतम, योगा दर्शन ऋषि महर्षि पतंजलि। उसके बाद जो आपका है दैट इज सांख्य दर्शन। कौन सा है आपका, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो लिखा गया ऋषि कपिल या कपिल ऋषि के द्वारा। कपिल ऋषि कपिल के द्वारा क्या लिखा गया है, सांख्य दर्शन। ठीक है, तो सांख्य दर्शन कहां से लिखा गया है, ठीक है, सांख्य दर्शन किसके द्वारा लिखा गया, ऋषि कपिल के द्वारा। तो कितने हो गए आपके, 4 हो गए। पांचवा आपका वेदांता। वेदांता, ठीक है, उसके बाद कौन सा आपका वेदांता। वेदांता जो है वो वेदांता लिखा गया है किसके द्वारा, वेदांता जो लिखा गया है जो माना जाता है दैट इज वेद व्यास। वेद व्यास, कई जगह इसका आंसर कुछ और भी रहेगा, लेकिन जो मेन पेपर के लिए मैं बता दूं उसका नाम है वेद व्यास। कौन सा दर्शन, वेदांत दर्शन जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है, इसके द्वारा, वेद व्यास के द्वारा। उसके बाद लास्ट वन इज द मीमांसा। लास्ट वन कौन सा आपका, ये हो गए 5। छठा दर्शन है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन, ठीक है, मीमांसा दर्शन ऋषि जैमिनी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, मीमांसा दर्शन है ऋषि जैमिनी। ठीक है, जैमिनी, ऋषि जैमिनी के द्वारा ये दर्शन लिखा गया जिसका नाम है मीमांसा दर्शन। तो ये 6 दर्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पुट होता है कि दर्शन किसने लिखा है, तो वेदांत वेद व्यास, सांख्य दर्शन ऋषि कपिल, मीमांसा दर्शन ऋषि जैमिनी। ठीक है, योगा दर्शन महर्षि क्या नाम पतंजलि। ठीक है, उससे पहले का आपका जो दर्शन था दैट इज सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, हाँ, सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा हो गया। उसके बाद न्याय दर्शन ऋषि गौतम के द्वारा लिखा गया है, वो विशेषका किसके द्वारा लिखा गया है, ऋषि कन्नड़ के द्वारा। तो 6 दर्शन की मैं बात करूं तो 6 दर्शन है जो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका जो थे आपके उपवेद। ठीक है, उसके बाद कौन सा था आपका जो नेक्स्ट थे आपके दैट इज उपवेद। उपवेद की मैं बात करूं तो ये 4, मतलब वेदों के ही आगे क्या थे, उपवेद थे। ठीक है, वेदों के क्या थे, उपवेद थे, मतलब वेदों का ही उसको बाद में सुना, उसको लिखा गया, उसको कन्वर्ट किया गया। ये 4 थे, लाइक आयुर्वेद जो कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से। आयुर्वेद कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से। उसके बाद लाइक गंधर्व वेद सामवेद से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद मुझे आपका शिल्प वेद था वो आपका कहां से लिया गया है, वो अथर्ववेद से लिया गया है। और धनुर्वेद आपका कहां से लिया गया है, यजुर्वेद से। तो 4 वेद थे आपके, कौन कौन सा, वन इज आयुर्वेद, आयुर्वेदा। ठीक है, कौन कौन से वेद थे आपके, दैट इज आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। सेकंड इज द गंधर्व, गंधर्व वेदा। थर्ड वन इज द
धनुर्वेद, धनुर्वेदा, फोर्थ वन इज द शिल्प वेद। ठीक है, ये चारों कहाँ कौन से हैं आपके, दैट इज नोन एज द उपवेद, जो कहाँ से लिए गए, दैट इज ऋग्वेद, ये आपका सामवेद, ये आपका यजुर्वेद, एंड द लास्ट वन इज द अथर्ववेद। ठीक है, तो ये चार मेन उपवेद थे जो कहाँ से लिए गए थे, इनसे कन्वर्ट किया गया था, इनका नाम दिया गया था जो वेदा में कन्वर्ट किया। लेकिन जो आयुर्वेद था वो महर्षि क्या नाम था उसका, जो सुश्रित थे, उन्होंने बोला था कि जो आयुर्वेद है वो कहाँ से लिया गया है, अथर्ववेद से। तो ये थोड़ी सी वो है, क्या कहते हैं उसको, जो एक अलग से क्वेश्चन का आंसर आता है वो यही है। अदरवाइज आयुर्वेद कहाँ से ले गया, ऋग्वेद से, आप उसको भूल जाना, सुश्री जो था उससे बाद में करेंगे। लेकिन इसका याद रखना, जो ऋग्वेद कहाँ से था वो आयुर्वेदा से था, और सामवेद से गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, और अथर्ववेद से था आपका शिल्प वेद। तो ये चार आपके क्या थे, उपवेद थे जो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना इनको उपवेदों को, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद एंड शिल्प वेद। और इसके बाद जो श्रुतियों में आती हैं, स्मृतियों में लास्ट था आपका दैट इज एपिक। ठीक है, स्मृतियों में लास्ट कौन सा था आपका, एपिक। एपिक जो था वो आपके दो हैं, वन इज द महाभारत एंड द सेकंड वन इज द रामायण। ठीक है, महाभारत एंड जो रामायण थे। ठीक है, महाभारत जो आपकी वेद व्यास ने लिखी है, किसने लिखी है महाभारत, वेद व्यास ने लिखी है। और ये बेसिकली आपको पता ही है, पांडवों और कौरवों का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा गया है। इसको बाद में अरबी में कन्वर्ट किया था किसने, उसका नाम था बदाऊनी। इसको किसमें कन्वर्ट किया था, अरबी में, किसने, बदाऊनी ने, बदाऊनी ने किया था। उसका नाम था राजमनामा। क्या नाम था उसका, राजमनामा। ठीक है, वेद व्यास ने महाभारत जो थी वो कहां पे कन्वर्ट हुई आपकी, वेद व्यास के द्वारा अरबी में किसने की थी, बदाऊनी। राजमनामा, बुक का नाम क्या था, राजमनामा। ठीक है, राजमनामा किसका कन्वर्जन है, महाभारत का कन्वर्जन है, जो वेद व्यास ने लिखा था, बाद में अरबी में किसने लिखा, उसके बदाऊनी ने। ठीक है, रामायण आपको पता वाल्मीकि ने लिखी है। रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है, इसे भी बदाऊनी ने क्या किया था, कन्वर्ट किया था रामायण को। और इसे एक और बंदे ने, जिसका याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं तमिल रामायण। क्या नाम है, तमिल रामायण। तमिल रामायण जो है, ठीक है, वो किसने लिखी, कंबन। ठीक है, तमिल रामायण किसने लिखी है, कंबन ने। ठीक है, वो भी रामायण का ही कन्वर्जन है। तमिल रामायण किसने कन्वर्ट किया, महर्षि किसने कन्वर्ट किया, तमिल रामायण किसने लिखी है, कंबन। तो याद रखना वो रामायण का ही एक दूसरा वो है, कंबन। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये दो एपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, जो क्वेश्चन खासकर इसका, तमिल रामायण किसने लिखी है, कंबन ने लिखी है। महाभारत जो कन्वर्ट किए बदायूनी ने, उसका नाम क्या है, राजमनामा। ठीक है, तो ये दो थे एपिक, समझा गया। तो स्मृतियों के ऊपर हम लोगों ने बात की और श्रुतियां दोनों पढ़ी। ठीक है, स्मृतियां और श्रुतियां दोनों हम लोगों ने पढ़ी इस टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर के अंदर दो, स्मृतियां और श्रुतियां। ठीक है, श्रुतियों के अंदर हमारे पास चार थे, वन इज वेद, सेकंड वन इज द ब्राह्मण्स, थर्ड वन इज द अरण्यकास, फोर्थ वन इज द उपनिषद। ठीक है, और श्रुति, जब स्मृतियों की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग, कौन से थे, वेदांत पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने षट दर्शन पढ़े, उसके बाद उपवेद पढ़े, उसके बाद एपिक पढ़े। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने पूरे के पूरा स्टडी किया। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एक और चीज है, जो पुराण हमारे, दैट इज नोन एज द पुराण। पुराण जो थे वो बेसिकली गुप्त जो डायनेस्टी थी, गुप्ता एज थी, उस टाइम लिखे गए हैं पुराण। कब लिखे गए हैं, गुप्ता एज के टाइम। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब लिखे गए हैं पुराण का टाइमिंग क्या थी, गुप्ता एज के अंदर थी। और इस गुप्ता एज की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर लिखा गया था पुराण। ये कितने पुराण थे, 18 पुराण। और उप पुराण भी कितने हैं, 18 उप पुराण।
उप पुराण। तो यह इसको याद रखना, पुराण कितने, 18 ही पुराण है और 18 ही हमारे क्या है, उप पुराण है। ओल्डेस्ट जो पुराण है, ओल्डेस्ट पुराण, उसका नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, ठीक है। कितना है, कौन सा है ओल्डेस्ट पुराण, कौन सा है ओल्डेस्ट पुराण जो आपका मत्स्य पुराण। एंड द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कौन सा आपका पुराण, दैट इज नोन एज द स्कंद पुराण। ओल्डेस्ट पुराण कौन सा आपका, स्कंद पुराण। इसमें अप्रोक्सीमेटली 81,000 श्लोक्स हैं। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है और इसके अंदर कितने श्लोक हैं, 81,000, ठीक है। तो 81 श्लोक इसके अंदर आपके स्कंद पुराण के अंदर है, समझा गया। तो स्कंद पुराण के अंदर जो थे ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसके अंदर ये चीजें होनी शुरू हुई थी। तो शायद मेरे को लगता है कि जो जितने भी वैदिक लिटरेचर था उनके बारे में आपको पता लग गया होगा। और सारे के सारे जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं वो यही क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो यही होते हैं। अगर इससे लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, अब हम बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो अलग चीजें हैं। लेकिन जितना भी लिटरेचर था उसके बाद सारे के सारे लिटरेचर यही था, यहीं से क्वेश्चन जो है वो पुट होते हैं पेपर के लिए, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, वैसे तो आपको साथ साथ रिप्लाई मिल रहा होगा, अगर नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, तो आप हम लेक्चर के बाद या जैसे हम लोग उसको, मैं दोबारा से उसको रिप्लाई कर दूंगा, या हम लोग जो क्वेरीज होंगी उसको कल, क्योंकि लेक्चर से पहले हम 5 मिनट बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, कोई क्वेरीज होंगी तो हम लोग वो कल फिर उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वैदिक लिटरेचर या वेदों के ऊपर जो लिटरेचर था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक इरा की। वैदिक इरा की बात करें तो हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था वैदिक इरा को। वन इज द प्री वैदिक इरा एंड पोस्ट वैदिक इरा। प्री वैदिक इरा और पोस्ट वैदिक इरा की हम लोगों ने क्या किया, बात की, ठीक है। 2 इराओं की बात की, वन इज द प्री वैदिक इरा एंड द सेकंड वन इज द पोस्ट वैदिक इरा। तो प्री वैदिक इरा के अंदर क्या खासियत थी, प्री वैदिक इरा मतलब कब से लेकर 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, ठीक है। प्री वैदिक इरा कब से कब तक थी, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक जो इरा थी, दैट इज नोन एज द प्री वैदिक इरा। इसके अंदर वेद लिखा गया था ऋग्वेद, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था, ठीक है। और जब इसको हम लोगों ने लिखा था, मतलब जब पढ़ा था प्री वैदिक इरा के अंदर, तो ऋग्वेद लिखा था। तो ऋग्वेद के अंदर क्या था कि ऋग्वेद के अंदर जो था वो आपका क्या था, ये बेसिकली मैं पहले बता दूं, जो वैदिक इरा था आपका रूरल इरा था। रूरल मतलब ग्रामीण, ये लोग कैसे थे, ग्रामीण थे। तो वैदिक इरा का जो स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो वैदिक इरा में जो लोग थे उनको ऋग्वेद के द्वारा जो लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक आर्यंस और नॉन आर्यंस, ठीक है। यहां पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, आर्यंस और नॉन आर्यन। जो आर्यन लोग होते थे इनके वर्ण थे, इनको वर्ण कैटेगरी में डाला गया था। आर्यन को किस में डाला गया था, वर्ण कैटेगरी के अंदर, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये बेसिकली काम के बेस के ऊपर थे। यहाँ पे जो वर्ण डाले गए थे वो किसके बेस पर डाले गए थे, कर्म के बेस पर। जैसे जैसे लोग काम करते थे उनको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता था। और नॉन आर्यन वो लोग होते थे लाइक दस्यु, दास, जिसको पानी भी कहा जाता था। कौन कौन से, दस्यु, दास या पानी, ये लोग होते थे जिन्हें नॉन आर्यन कैटेगरी में डाला जाता है। इनका वर्ण नहीं होता था। किसी में ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, इस पे पहुंचे नहीं है, पोस्ट वैदिक में भी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, हम सिर्फ ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्यन और नॉन आर्यन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दस्यु, दास और पानी, इनका कोई रिलीजन नहीं होता था। इनको किस कैटेगरी में डाला गया था, ये 3 कैटेगरी होती थी आर्यन की, जो उनको कर्म के आधार पर डाला जाता था, ठीक है। और जब हम लोग ऋग्वेद की बात, आर्यंस की बात करते हैं इनको कर्म के आधार पर, तो जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर हुआ करता था, वो कैसा हुआ करता था, वो बेसिकली जो बेसिक यूनिट होता था वो कुल कहा जाता था। कुला इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, या जिसको फैमिली,
फैमिली, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। फैमिली क्या हुआ करती थी? बेसिक यूनिट हुआ करती थी सोसाइटी की, ठीक है। उसके बाद जो फैमिलीज मिलके ग्राम बनाया करते थे, क्लान बनाया करते थे, ग्राम बनाया जाता था, जो कुलपति हेड होता था। उसके बाद ग्राम बनाया जाता था, ग्रामीणी होता था उसका हेड। उसके बाद कुल के बाद क्या होता था? ग्राम, ग्राम या जिसका हेड होता था ग्रामीणी। उसके बाद तीसरा होता था बिशु। बिशु मतलब तहसील की बात कर सकते हैं कि गांव। उसके बाद पूरा गांव, तो घर से गांव बना, गांव से क्या बना? तहसील बनी, जिसमें बोलते थे बिशु, ठीक है। और बिशु से क्या बनता था फिर? जन। बिशु से क्या बोलता था? जन या ट्राइब, याद रखना, ट्राइब। तो बेसिकली ग्राम का हेड ग्रामीणी, बिशु का हेड बिशुपति, और जो जन होता था ट्राइब, उसके पूरे मतलब इन सभी का जो हेड होता था उसे राजन कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? राजन। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा बेसिक था दैट इज कुल। कुल के बाद आपका क्या बना? ग्राम बना। ग्राम से हमारा बिशु मतलब तहसील टाइप का बना। उसके बाद एक पूरे का पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो दैट इज नोन एज द जन। तो जो जो जन था, ये जो छोटे, इनको जो हेड होता था दैट इज राजन। उस टाइम जो राजा होता उसे क्या कहा जाता था? राजन। लेकिन राजन के पास इतनी पावर नहीं होती थी, ठीक है। राजन के पास क्या नहीं होता था? इतनी पावर नहीं होती थी। वो जितना भी अपने आप का जो राजपाट था, ठीक है। तो क्या होता था? बिशु, जन और ट्राइब, ट्राइब का जो हेड होता था उसे क्या कहा जाता था? राजन, ठीक है। तो जब राजन की मैं बात करूं, तो राजन जो होता था वो अकेला डिसीजन नहीं लेता था। राजन को डिसीजन, राजा है उसको डिसीजन देने के लिए 3 लोग होते थे इंपोर्टेंट। वन इज सभा, ठीक है, सभा। सेकंड वन इज द विधाता, थर्ड वन इज द समिति। तो राजन जो था वो किसके साथ सहयोग से काम काज जो राजपाट चलाता था वो किसके हिसाब से चलाता था? सभा के अकॉर्डिंग चलाता था। और विधाता समिति, सभा में लोग जो होते थे वो हाईएस्ट पीपल, जो बड़े पोजीशन के लोग होते थे, विद्वान लोग होते थे, वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे, राजा को सलाह देते थे। विधाता एक जन समूह जो किया जाता था। और समिति के अंदर जो छोटे लोग होते थे, पीपल होते थे, वो उसको क्या करते थे? सलाह देते थे। और इन तीनों चीजों में क्या होता था? इक्वल, मैन और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते थे। मतलब सभा समिति में औरतों के पास भी इतना अधिकार था इस ऋग्वेदी पोस्ट प्री ऋग्वेदी के अंदर कि वो भी क्या करती, इसमें पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। ऋग्वेदी के अंदर इसको पार्टिसिपेट किया जाता था। हाँ, और ऋग्वेदी के अंदर जो था वो जो इकोनॉमी थी वो बार्टर सिस्टम से चलती थी। ऋग्वेद के अंदर जो प्री वैदिक काल था उसके अंदर जो हमारी इकोनॉमी चलती थी वो कैसे चलती थी? अपना किससे चलती थी? वाटर सिस्टम से चलती थी, ठीक है। और इकोनॉमी का जो मेन सोर्स होता था यहाँ पे एक एनिमल जो था, एक एनिमल जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई, उसका नाम था गो। गो, ठीक है। गौ माता, जिसे हम गौ माता के नाम से, गाय, मतलब गाय की जो थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई किस काल के अंदर? वैदिक काल के अंदर। क्योंकि गाय जो था वो पाइवट पॉइंट हो जाता था। जो राजा होता था जो गोपति कहा जाता था, हर चीज गौ से शुरू होती थी। मतलब कोई भी काम जो होता था वो बेसिकली गौ से शुरू होता था। लाइक जब मैं बात करूं, जो राजा होता था उसे गोपति कहा जाता था, ठीक है। जो सबसे अमीर आदमी होता था उसे गोमत कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? जो किंग था उसे क्या कहा जाता था? गोपति। राजा को क्या कहा जाता था? गोपति कहा जाता था। जो सबसे अमीर होता था उसे गोमत कहा जाता था। जो डॉटर होती थी उसे दुहती कहा जाता था, ठीक है। और इस तरीके से जैसे आपका गोत्र भी कहाँ से? गोत्र मतलब जो शादी करनी होती थी तब भी स्पेशल टर्म किसकी आती थी? गोत्र। तो वो सब चीजें कहाँ से इंपॉर्टेंट थी? वो गौ से इंपॉर्टेंट हो गई थी। यहाँ पे जो गौ थी उसने एक इंपॉर्टेंट प्लेस ले लिया था, कब? ऋग्वेदी के अंदर, ठीक है। इनका जो पेशा था बेसिकली, ये लोग फ्रूट्स के ऊपर ज्यादा रहते थे, दूध पे, ठीक है, उसका ज्यादा इस्तेमाल करते, दूध का इस्तेमाल ज्यादा होता था इनके कार्यकाल में, ठीक है। क्योंकि गाय उसमें आ गई तो दूध का इस्तेमाल ज्यादा होना शुरू हो गया, फ्रूट्स का काम ज्यादा हो गया। हाँ, इसमें अंदर ऋग्वेद के अंदर जो प्री वैदिक एरा थी, इसमें आयरन की खोज नहीं हुई थी।
आयरन की खोज प्री वैदिक में नहीं हुई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो वैदिक काल में आयरन की खोज हो गई थी, अगर जनरल क्वेश्चन आए कि आयरन की खोज हुई थी वो किस काल में हुई थी, तो वैदिक काल में हुई थी। लेकिन अगर उसको और सेपरेट कर दिया जाए, उसको और नीचे डीप कर दिया जाए, तो प्री वैदिक में नहीं हुई थी, ठीक है, प्री वैदिक में नहीं हुई थी। वो कब होती है? पोस्ट वैदिक काल में, ठीक है, पोस्ट वैदिक काल में होती है। और इस काल के अंदर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, इसको मैं रिलीजन की बात करूं, स्पिरिचुअल की बात करूं, ठीक है, तो इस काल के अंदर मूर्ति पूजा का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। इस काल के अंदर किसका एविडेंस नहीं मिलता है? मूर्ति पूजा का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, मंदिरों का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। हाँ, ये लोग जो थे वो नेचुरल चीजों की, जिस तरीके से हम लोगों ने बात की थी ना हड़प्पा, वैसे ही यहाँ पर भी नेचुरल चीज, यहाँ पे जो मेन थे लाइक अग्नि, वायु, जो हमारे पंचभूत होते हैं ना, अग्नि, वायु, धरती, पानी, ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे जो पंचभूत हैं, इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल था इसके अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डाइटी था, जिसको हम बोलते हैं, जिसको देवता था, वो था इंद्र, ठीक है, इंद्र, वरुण और अग्नि। ये तीन इंपॉर्टेंट देवता थे किस काल में? प्री वैदिक एरा में। प्री वैदिक एरा में कितने? ये तीन इंपॉर्टेंट आपके डाइटी थे जिसके ऊपर जो क्वेश्चन राइज होता है, इंद्र, वरुण एंड अग्नि, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डाइटी थे जिनकी पूजा की जाती थी, महिलाओं को भी इंपॉर्टेंस प्लेस था, ठीक है। तो ये सब चीजें चलती थी कहाँ पे? प्री वैदिक एज के अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरा था आपका पोस्ट वैदिक एरा, ठीक है। दूसरा कौन सा था आपका? दैट इज पोस्ट उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक एरा, पोस्ट वैदिक एरा या उत्तर काल, उत्तर वैदिक जो था काल। उत्तर वैदिक काल के अंदर मैंने बताया कि तीन ग्रंथ लिखे गए हैं, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल के अंदर हमारा जो सिस्टम था वो चेंज हो जाता। होता क्या है कि जो यहाँ पे सप्त सिंधु थे, सप्त सिंधु से जो आयरन थे वो मूव कर जाते हैं कहां पे? गंगा यमुना की तरफ। गंगा यमुना की तरफ क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। कहां से? उत्तर वैदिक सप्त सिंधु से लेकर गंगा यमुना की तरफ मूव करते हैं, मतलब यूपी, बिहार, जो उत्तराखंड, उड़ीसा वाला एरिया, वहां पे मूव कर जाते हैं ये लोग, ठीक है। ऑटोमेटिकली उड़ीसा, बिहार में आपको लोहे की खानें मिलती हैं, आपको पता है, ठीक है। सेंट्रल एशिया, मध्य प्रदेश, बिहार, वहां पे बहुत बड़ी खानें हैं लोहे की, लाल मिट्टी पाई जाती है उस एरिया के अंदर। लोहे की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन्होंने खोज किसकी की? आयरन की खोज कर ली। इन्होंने किसकी खोज कर ली? आयरन की खोज की। तो मतलब पोस्ट वैदिक काल में किसका निर्माण, किसकी खोज हो जाती है? आयरन की खोज हो जाती है, लोहे की खोज हो जाती है। जब लोहे की खोज हो जाती है तो ये लोग क्या करना शुरू कर देते हैं? एग्रीकल्चर बढ़ जाता है, इनका एग्रीकल्चर ज्यादा हो जाता है और एग्रीकल्चर के ऊपर ये ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। ये लोग उनको रेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, एनिमल को, ये सब करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, इसमें जो लोगों का वो था, जो स्ट्रक्चर था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, वो रिजिड हो जाता है। इसमें जो लोगों का जो सोशल स्ट्रक्चर था पोस्ट वैदिक काल में, वो क्या हो जाता है? रिजिड हो जाता है। यहाँ पे जो पोजीशंस होती हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर होता है लोगों का रहने का, जो सोशल स्ट्रक्चर, वो क्या हो जाता है? रिजिड हो जाता है। इसमें टॉप पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सोसाइटी जो है वो रिजिड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, मतलब आदमी जिस कुल में जन्म लेता है वो उसी कुल का हो जाता है। तो वो किस काल में? उत्तर वैदिक काल में ये डिफाइन किया गया, वहां पे रिजिड हो जाता है। किसका? ये वाला स्ट्रक्चर, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड हो जाता है। और एक तरफ और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या रहती है, वहां से पोस्ट वैदिक काल से प्री वैदिक काल से और क्या चेंज होता है? एक तो सिस्टम रिजिड हो गया, यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया? रिजिड हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और जो राजा था उसने अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर लिया। इस पोस्ट वैदिक काल में क्या कर लिया? उसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया। पोजीशन किसकी? राजा की। जो राजन था ना प्री वैदिक काल में, जो राजन, जिसको सभा, समिति और जो विधाता होते थे वो मिलकर क्या करते थे? समझाते थे, वो रूल्स के अकॉर्डिंग करता था। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कर दिया? यहाँ पे वो सारे का सारा स्ट्रक्चर वैसा रहा जो हम लोगों ने बताया, कुल, उसके बाद ग्राम, विशु, उसके बाद जो जन था या जनपद बनना शुरू हो गया। यहाँ पे क्या बन गए? जनपद। इसके बाद क्या हो गया?
पोस्ट वैदिक एरा मतलब 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी में जो चेंजेस आए वो क्या हुए कि जो जन था वहां पे क्या था, जन हुआ करता था, ट्राइब का जो राजा हुआ था, राजन हुआ करता था, वो जनपद हो गया, उसका हेड कौन हो गया, जनपद, उसने जनपद बनाना शुरू कर दिया। राजा के पास पावर ज्यादा स्ट्रांग हो गई, इसलिए सभा, समिति और विधाता की बातें मानना उसने छोड़ दी, यहाँ पे कम करना शुरू कर दी, मतलब छोड़ नहीं दी, कम करना शुरू कर दी, क्योंकि वो अपने डिसीजन भी उसने लेने शुरू कर दिए। किसने? राजा ने। तो ऑटोमेटिकली जब जनपद बन गए, राजा की एक पोजीशन आनी शुरू हो गई, जनपद होना शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद महाजनपद बनते हैं, वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जब हम एशियन हिस्ट्री को डिक्लाइन की तरफ जाएंगे, वैदिक काल को। तो जनपद की जब बात हुई तो जनपद हुआ क्या, राजा बनना शुरू हो गया, उन्होंने सभा, समिति और जो आपके विधाता थे उनको सुनना कम कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो स्त्रियों की पोजीशन थी वो कम हो गई, स्त्रियों को क्या करना शुरू कर दिया, सभा समिति में उनका आना मना हो गया, उनको निकालना शुरू हो गया, उनको बता दिया गया कि आप सिर्फ, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये जो डिसीजन लिए जाएंगे ये लोगों के, विद्वानों के द्वारा, ये राजा के द्वारा ही लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोस्ट एरा में ये चीज। और इन्होंने क्या कर दिया, अब एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, उन्होंने आयरन की खोज हो गई थी, एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ट्रेड शुरू कर दिया। ट्रेड जो शुरू हुआ तो उन्होंने कॉइन्स इशू किए। क्या इशू किए? कॉइन्स, ठीक है। और उन कॉइन्स को कहा जाता है निष्क, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वैदिक काल के अंदर जो कॉइन इशू हुए थे उन्हें क्या कहा जाता था, निष्क कहा जाता था, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता था, निष्क कहा जाता था। ये दो तरह के होते थे निष्क, वन इज सतमाना, सतनामा, सतनामा एंड सेकंड वन इज कृष्णाला, सेकंड वन इज कृष्णाला, सतमाना, सतनामा एंड कृष्णाला। सतनामा का मतलब होता है गोल्ड कॉइन एंड कृष्णाला का मतलब होता है सिल्वर कॉइन, ठीक है। तो सतनामा होता था आपका गोल्ड कॉइन और आपका कृष्णाला कौन सा होता था, सिल्वर कॉइन। तो ये जो हाई वैल्यू जो कमोडिटी होती थी, हाई ट्रेड जो होते थे गाय को खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो कौन सा होता था, सतनामा का इस्तेमाल किया जाता था, गोल्ड कॉइन का इशू किया जाता था। और कृष्णाला जो होता था वहां पे सिल्वर, जो मीडियम में छोटे ट्रेड्स होते थे उसके लिए कौन से कॉइन का इस्तेमाल किया जाता था, कृष्णाला या सिल्वर कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने उस पहले भी आपको बताया कि जो कऊ होती थी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं कऊ की तरफ, कामधेनु गाय आप लोगों ने सुना होगा, है ना। परशुराम की कहानी आपने सुनी होगी, जगदवनी की कहानी सुनी होगी आपने, माता रेणुका की कहानी सुनी होगी, है ना। रेणुका टेम्पल हिमाचल में कहाँ पे है, सिरमौर के अंदर। किसे बनाया था टेम्पल हिमाचल का, अमर सिंह थापा ने बिल्ड किया था उसको, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये निश्च का तैयारी करनी शुरू होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोजीशंस चेंज हुई, सब कुछ चेंज हुआ। और सबसे लास्ट में जब रिलीजन की बात करूं मैं, इकोनॉमी, ट्रेड शुरू हो गया, कॉइन्स की मैंने बात कर दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे हुई, यहाँ पे जो डाइटी थे, जो देवता थे वो चेंज हो गए। यहाँ पे इंद्र, वरुण और अग्नि की जो पोजीशन थी वो खत्म होगी और इसकी जगह जो पोजीशन थी दैट इज ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी जो पावर थी वो इंक्रीज होगी। लोग इसको ज्यादा मानना शुरू हो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो पूजा अर्चना थी वो ज्यादा होगी, लोगों ने उनकी जो पूजा अर्चना करनी वो ज्यादा शुरू कर दी इन कंपैरिजन टू द इंद्र, वरुण और अग्नि की जगह जो थे वो कौन सी डाइटी डेवलप होगी, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, जन्मदाता, कर्मदाता और मृत्युदाता, ठीक है। तो तीनों की डेवलपमेंट होगी। इसी के साथ ये सब चीजें थी जो उसके अंदर हैं, आपकी वैदिक एरा के अंदर पूछी जाती है और वैदिक एरा से रिलेटेड है, ठीक है। तो वैदिक एरा जो था वो रूरल था, गांव में रहता था, पशुपालन करता था, एग्रीकल्चर करता था, सबसे जो इस्तेमाल होता था वो दूध से बने पदार्थों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था इस टाइम पे, ठीक है। उसके बहुत सारे ग्रंथ थे जिसके ऊपर क्वेश्चन राइज हुआ। तो ये सब का सारा जो था हमारा किसके ऊपर है, वैदिक एरा। तो आई होप कि सभी को ये चीज समझ आ गई होगी। यहाँ पे वैदिक एरा के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ रह गया तो आप लोगों को बता सकते हैं, कोई भी चीज, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो वैदिक एरा था वो खत्म होता है, ठीक है। तो वैदिक एरा जो है, तो इसी के साथ हमारा वैदिक एरा खत्म होता है। आप सभी से मैं कल भी बात कर रहा था कि जितने लोग इसको हम लोग कर रहे हैं उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए करें, क्योंकि बाकी लोग तो पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पहुंच पा रहा है चीजें, ठीक है। तो कर दोगे तो एक हेल्प हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा वो हम करेंगे पोस्ट वैदिक काल के बाद में, जिसे राजवंश शुरू होते हैं आपके, ठीक है। राजवंश के अंदर दो धर्म और हैं, वन इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो पहला हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर ही रहेगा, ठीक क्लास।
तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम थोड़ी सी ऑनलाइन क्वेरीज रहेंगे, जो लोग ऑनलाइन है वो कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मेरे से। एनीबडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग वैदिक एरा? वैदिक काल के ऊपर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी का? थैंक यू पूजा। कोई क्वेश्चन अभी तक कोई डाउट रहा हो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आज? वैदिक एरा सारा समझ आ गया?